सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। इस वक्त पूरी कौम दुआ गो है कि बडग्राम में केबल कार में फंसे अफराद बाहिफाजत वापस आ जाएं। ये वाक़या सुबह 7 बजे पेश आया जब एक केबल कार, जिसे मकामी ज़ुबान में डोली कहा जाता है, इस पर सवार होकर बच्चे स्कूल जाने के लिए गहरी खाई पार कर रहे थे कि एक केबल टूटने से ये डोली 900 फीट की बुलंदी पर फ़ज़ा में मुअल्लिक़ हो गई। इस वक्त पाक फ़ौज हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए है, मगर यह ऑपरेशन इंतहाई पेचीदा है। हेलीकॉप्टर से लटके एक SSG कमांडो ने डोली के करीब आने की कोशिश की है, मगर हवा के प्रेशर की वजह से डोली झूलना शुरू कर देती है, जिससे नुकसान का खदशा है। फिर भी पाकिस्तानी फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के एक एहलकार ने केबल कार में फंसे अफराद को पानी और दीगर खाने पीने की अशिया पहुंचाई। निगरान वज़ीर आज़म ने वाक़े का नोटिस लिया और फौरी तौर पर इलाके में नाक़िस और हिफाजती इंतजामात के बगैर चलने वाली चेयर लिफ्ट्स को बंद करने की हिदायत की हैं। हम सब दुआ गो हैं कि चेयर लिफ्ट में फंसे तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया जाए, जिसमें 10 से 15 साल के बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन अहम सवाल यह है कि शुमाली इलाका जात जो कुदरती हुस्न से माला माल है, जिन्हें सयाहों की जन्नत कहा जाता है, वहाँ सहूलियात का फक़दान क्यों है? ये वाक़या भी ऐसी ही नाअहलियों की दास्तान सुना रहा है। निगरान वज़ीर आज़म ने नाक़िस और हिफाजती इंतजामात के बगैर चलने वाली चेयर लिफ्ट्स को बंद करने की हिदायत करके अच्छा किया, मगर क्या ही अच्छा हो कि वो यहाँ के लोगों के इस दरीना मसले को हल करने के लिए किसी पुल बनाने का भी ऐलान करते, ताकि ये मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो सके। और दूसरा सवाल रेस्क्यू इदारों पर भी उठता है, जिनके पास ऐसे हालात से निपटने की तरबियत है ना ऐसे हालात। इसका जिम्मेदार कौन है, हल कौन निकालेगा? इसी से हम प्रोग्राम का आज आगाज़ करेंगे। मेरे साथ और आज हमें ज्वाइन करें मेजर रिटायर्ड काशिफ भट्टी साहब, एविएशन एक्सपर्ट हैं। मेजर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि ये रात का वक्त होने की वजह से बड़े खदशात हैं, क्या रात के वक्त में ये ऑपरेशन जारी रह सकता है? क्योंकि अब तक इतलात ये है कि 2 बच्चों को रेस्क्यू अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया गया है। ये रात में जारी रह सकता है ऑपरेशन, सर्च लाइट्स की रोशनी में और इंफ्रारेड लाइट्स भी, और NVGs भी हैं, पायलट्स के पास भी हैं, SSG के पास भी हैं। तो रात की तारीकी में ऑपरेशन जारी रह सकता है। ऑपरेशन को जारी रहने में कोई मसला नहीं है। ठीक, काशिफ साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से हम तकरीबन 10 से 11 घंटे इस लिफ्ट को हो चुके हैं, हवा में मुअल्लिक़ है, और अफसोसनाक चीज़ ये है कि ये बच्चे स्कूल जा रहे थे और साथ टीचर भी इनके जो हैं वो मौजूद थे और रोज़ की ये प्रैक्टिस है। तो आपको लगता है कि 21वीं सदी में पाकिस्तान के अंदर बहुत से इलाके, ख़ास तौर पे नॉर्दर्न बेल्ट में ऐसे हैं जहाँ पर डोलियों के ज़रिए अब भी सफ़र करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट को इस पर कुछ करना चाहिए ताकि इस तरह का जो रेस्क्यू ऑपरेशन हम देख रहे हैं, जो शायद दुनिया की किसी भी रेस्क्यू जो टीम है उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग है, इसमें ना पड़ते और जो मसाइल अभी दरपेश हैं लोगों को वहाँ पे वो ना देखने को मिलते। दुरुस्त कह रहे हैं आप, इस तरह के मसाइल बाकी एडवांस कंट्रीज़ के अंदर तो नहीं है, मगर स्टिल गोइंग थ्रू द केबल कार इज़ दी चीपेस्ट वे। इसका अच्छे तरीके वाली केबल कार जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, और अगर उनको इस तरह 2 पहाड़ों को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उससे एफिशिएंट वे कोई नहीं है। मगर ऑब्वियसली हमारे पास मैकेनिज़्म नहीं है स्टैंडर्डाइज करने का इस तरह की लोकल केबल कार को। तो ये अच्छा कदम लिया वज़ीर आज़म साहब ने कि उनको फिल पर रोका है और उनको स्टैंडर्डाइज किया जाए ताकि इस तरह के मुस्तकबिल में हादसात हैं वो ना हो सकें। मेजर साहब, बहुत से लोग, ज़ाहिर है इस तरह का वाक़या होता है तो दिल दहल जाता है, लोग परेशान होते हैं, बहुत सी चीज़ें शेयर करने लगे हैं। मिसाल के तौर पर ये कि जी कोई बड़ा हेलीकॉप्टर क्यों नहीं चला जाता और इस जो भी ये केबल कार है इसके साथ उसको जॉइंट करके वो पूरा हेलीकॉप्टर इसको एक दफ़ा ही ले आए, तो लोग इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। ये ज़रा बताइएगा कि ऐसा क्यों मुमकिन नहीं होता ऐसे हालात में कि कोई इस तरह से बड़ा हेलीकॉप्टर जाए और वो यही 6-7 लोगों को इकट्ठे रेस्क्यू कर सके? ये जो कार्गो लिफ्ट ऑपरेशन है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, और ख़ास तौर पे इसके अंदर जब तक वहाँ पे हुक्स इस तरह की अवेलेबल नहीं है इटसेल्फ कार के ऊपर, ताकि जहाँ से उसको लिफ्ट किया जा सके। और चूँकि अभी तो बंदे भी करीब नहीं जा रहे, अगर बंदे करीब चले जाएं तो तब तो पॉसिबल है कि उसके ऊपर वो हुक्स के थ्रू उसको कनेक्ट किया जाए और उसके बाद उसको वहाँ से उठा लिया जाए। मगर इसका सिग्निफिकेंटली अपना वज़न भी है, और दूसरा जो है ये चूँकि बड़ी फ्रेजिल एक तार के ऊपर लटकी हुई है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हेलीकॉप्टर इसके ऊपर डायरेक्टली होवर करे
अगर वो होवर कर सकता होता डायरेक्टली तो वो अभी तक बच्चे निकल चुके होते और उसको लिफ्ट करने की ज़रूरत ना पड़ती। मेजर साहब, आप चूँकि एविएशन एक्सपर्ट हैं तो आप ये बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हवा बहुत तेज़ चल रही है, ये जो विंड की जो स्पीड होती है, ये कितना बड़ा चैलेंज है इस नौयत के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, जिसमें रस्सी से हमने देखा एक जवान उतर के एक बच्चे को रेस्क्यू करके लेकर गए हैं, तो क्या उसकी वजह से ये स्पीड अप नहीं हो सकता क्योंकि इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है हवा की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे? वैलीज़ के अंदर खसूसी तौर पर ये क्योंकि दो पहाड़ों के दरमियान वाला है, खसूसी तौर पे हवा की वेंचुरी बनती है जिसकी वजह से इधर विंड स्पीड्स ज़्यादा होती हैं। बट हैविंग सेड दैट 20 से 25 नॉट की विंड बहुत ज़्यादा ऑपरेशन को अफेक्ट नहीं कर सकती है, मगर उससे ज़्यादा की विंड हमेशा अफेक्ट करती है। अच्छा, इसमें मेजर साहब दो जो इसकी केबल्स थी वो पहले ही टूट चुकी हैं, सिर्फ एक केबल है, तो इसमें अब ये भी कहा जा रहा है कि उसके ऊपर भी कुछ केबल्स थी, तो इसकी वजह से भी मुश्किल होता है कि खुदा न खास्ता वो जो ऊपर केबल हैं उससे ना टकरा जाए। जो रेस्क्यू वाले हैं तो बिल्कुल उसके ऊपर है कि जो ये केबल है, केबल कार जहां पर बच्चे हैं, इसके बिल्कुल ऊपर दूसरी तार है। जी आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सेफ्टी जो है वो सबसे ज़्यादा पैरामाउंट है। जो रेस्क्यू कर रहे हैं उनकी भी, एयरक्राफ्ट की भी, और जो उसके बाद नीचे हैं अगर वो तार के साथ टकरा के तार टूट जाती है, हेलीकॉप्टर से खुदा न खास्ता टकरा जाती है या रेस्क्यू करने वाले कमांडो से टकरा जाती है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कंपाउंड हो गई हैं। एक तो वैली, उसके बाद हवा, और उसके बाद उसकी अप्रोच टू दी केबल कार, ये सारी चीज़ें जब आप इनको देखते हैं ये सारी कंपाउंड होके उन्होंने इस ऑपरेशन को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया। अच्छा सब, अब ये भी कहा जा रहा है कि लोकल्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, और हमने तस्वीर भी देखी हैं जिसमें वो कोई पुली के साथ अपना जो बॉडी वेट है उसको अटैच करके अब वहाँ के लोकल भी जाना चाह रहे हैं इस लिफ्ट की तरफ। तो आपको लगता है कि ये सेफ़ है एंड वी शुड लेट देम डू इट दमसेल्व्स, के जो एरियल ऑपरेशन है वो चलता रहे, साथ ये भी होता रहे? देखिए जी, लोकल्स इस तरह के क्योंकि माल फंक्शंस आज से नहीं हो रहे, काफ़ी अरसे से हो रहे हैं, और ये फ्रेजिल किस्म की लिफ्ट्स हैं, और इसके अंदर हम मनहसुल कौम बहुत ज़्यादा मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स की वजह से चीज़ों को फर्दर ख़राब करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि फ़िलहाल लोकल्स को इन्वॉल्व हो के इसके साथ जो ऑपरेशन चल रहा है, जो प्रॉपर ट्रेंड स्टाफ है, दे शुड हैंडल दी ऑपरेशन। लोकल्स का सिचुएशन को कंपाउंड करेंगे बजाय इसके कि उसमें कोई फ़ायदा हो। अच्छा, अभी तक 3 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है सर, और 5 लोग और हैं, तो जाहिर है एक एक जान जब उसको रेस्क्यू किया जाता है एक तसल्ली होती है, लेकिन जो 5 लोग पीछे हैं उनके लिए भी फिक्र होती है। तो ये इससे जाहिर है वेट तो कम हो रहा होगा, तो वो एक हौसला अफजा बात होती है कि जो ऊपर वायर है एक ही रह गई है केबल, और उसके ऊपर इतना वेट है, तो जैसे जैसे वेट कम होगा तो हम समझ सकते हैं कि उसकी यानी स्ट्रेंथ के मुताबिक हम एक तसल्ली कर सकते हैं कि चलें अब कम से कम वेट कम हो रहा है कम, और उनके लिए ज़्यादा चांसेस हैं कि टाइम ज़्यादा मिल जाए और रेस्क्यू करने में शायद आसानी हो सके बाकी जो लोग रह गए। जी बात दुरुस्त है, वेट कम हो रहा है, मगर ये वेट जो कम भी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे हैं तो 50-60 किलो केजी का एक बच्चा होगा, तो 170-160 केजी अगर उसमें से कम भी हो गया है इतनी भारी केबल कार के अंदर से, तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बनती नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ यही है कि वो तार होल्ड अप कर ले और वो बच्चे उसमें से रेस्क्यू हो जाए। मेरे साहब, ये जो लाइट चूँकि अब फेड ऑलमोस्ट हो चुकी है, वहाँ जो लोकल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि रोशनी तकरीबन अब नज़र नहीं आ रही आसमान पे भी, तो आपने कहा कि उसके बाद भी ऑपरेशन कंटिन्यू हो सकता है। ये तो काफ़ी चैलेंजिंग नहीं होगा कि हेलीकॉप्टर को आपने बार बार एक स्पेसिफिक जगह पे रोकना है, प्लेस करना है वहाँ पे, तो लोकेट करना रात के वक्त तो काफ़ी चैलेंज को बढ़ा देगा इस ऑपरेशन के? नहीं, चैलेंज बढ़ेगा नहीं। पायलट्स जो हमारे माशाल्लाह आर्मी एविएशन के और जो SSG कमांडोज हैं, दे ऑल हैव नाइट विजन डिवाइसेस, और वो उसको पहन के ऑपरेशन किया जा सकता है, उसमें कोई परेशानी वाले, और रात को बिल्कुल दिन की तरह ही नज़र आता है अगर नाइट विजन डिवाइसेस से देखा जाए। मेजर साहब, इसमें कितने लोग इसमें रेस्क्यू में हिस्सा ले सकते हैं, यानी एक वक्त में? क्या एक हेलीकॉप्टर ही हो सकता है? ऐसा भी मुमकिन है कि एक शख्स को अगर रेस्क्यू किया जाता है, जाहिर है कि उसको भी रेस्ट भी चाहिए, जो कमांडो है लिफ्ट करना एक बच्चे को ले जाना, तो साथ ही दूसरा भी जा सकता है? ये मुनासिब होता है कि एक वक्त में 1 या 2 को इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादा नहीं किए जा सकते हेलीकॉप्टर्स या रेस्क्यू ऑपरेशन? हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट करते हैं और ऑपरेशन मल्टीपल हेलीकॉप्टर से ही चलता है, मगर चूँकि वैली
के अंदर कंस्ट्रेंट है स्पेस की, तो मैन्यूवरेबिलिटी जो है ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स की वहाँ पे पॉसिबल नहीं होती। तो एक टाइम पे एक या उसके पीछे दूसरा कोई लाइनअप होगा जो इनको जब ये उस एरिया को विकेट करेगा तो दूसरा उसकी जगह ले लेगा। इसमें मेजर साहब ये जो केबल्स होती हैं इनकी कोई यकीनन लाइफ होती होगी, इसका मतलब हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि एक दफ़ा तार लगा दी है और पता नहीं काफ़ी अरसे से लगी हुई है, मौसम भी उसमें देखना होता होगा, कितनी बारिश कितनी धूप, या इस इलाकों में तो शायद बर्फ़बारी भी होती है, कितने अरसा वो बर्दाश्त कर सकती हैं, क्योंकि जिनसे ये जा रहे हैं हमारे कमांडोज वो भी एक तरह से केबल ही हैं, तो हर एक चीज़ की लाइफ होती है। तो क्या इनकी भी कुछ लाइफ होती होगी इन केबल्स की जिनके थ्रू ये केबल कार ऑपरेट कर रही होती हैं, और वो क्या कई साल तक हो सकता है? सर जो रूटीन की केबल कार्स हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड हैं, जो कि इंटरनेशनल कंपनीज से के थ्रू लगवाई गई हैं या हमारे लोकल वेंडर्स ने भी इंटरनेशनली अप्रूव्ड और जो ग्रेडेड मटेरियल इस्तेमाल किया है, तो वहाँ पे तो उनकी लाइफ भी सर्टन की जा सकती है और उनको चेक भी किया जाता है। मगर ये जो लोकल तारें या जितनी भी केबल्स लगी हुई हैं और ये ऑपरेट हो रही हैं, इनकी स्टैंडर्डाइजेशन चूँकि नहीं हुई हुई है, तो लिहाजा इनका मेंटेनेंस का भी कोई प्रोसीजर एज सच मेरा नहीं ख्याल के इन प्लेस है, और जो कि इन प्लेस होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ओवरऑल हमारे पास इस तरह की जो स्टैंडर्डाइजेशन वाला मैकेनिज्म है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक सर, ये बताएं कि ये 900 फीट की बुलंदी है, तो इससे भी ज़्यादा मुश्किल होती है? जितनी बुलंदी ज़्यादा हो ऑपरेशन उतना मुश्किल होता जाता है? इसके अंदर जनाब जो हाइट इतनी मैटर नहीं करती है फॉर हेलीकॉप्टर, मगर हाइट जो ग्राउंड ऑपरेशंस हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो इतनी हाइट पे रेस्क्यू पहुंचाता। अगर ये इससे 400-500 फुट नीचे होते और ज़मीन से 200-300 फुट पे होती केबल कार, तो अभी तक ग्राउंड ऑपरेशन करके इनको निकाला जा चुका हो। मगर चूंकि अभी हाइट इतनी ज़्यादा है कि ग्राउंड ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो एयर ऑपरेशन ही पॉसिबल है। सर ये ज़रा ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में बताएं, वो किस तरह से होता है? सर ग्राउंड ऑपरेशन के अंदर जो है वो जंपिंग मैट्स एक्सटेंड हो सकते हैं, नेट लगाया जा सकता है, किसी एक्सटेंडेड लेडर के थ्रू आया जा सकता है, लेडर थ्रो की जा सकती है जिससे नीचे लटक के आया जा सकता है। तो मगर क्योंकि इस केस में हाइट ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए ज़्यादा है, तो इसलिए ग्राउंड ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो मेजर साहब, इस नौइयत के जो ऑपरेशंस होते हैं, मिलिट्री के अंदर कोई स्पेसिफिक विंग होता है जो डील करता है इससे, या फिर एक्सपर्टीज़ तमाम जो इदारे हैं वो रखते हैं? क्योंकि रेस्क्यू के एहलकार भी कहा जा रहा था कि वो भी मौजूद हैं वहाँ पे। रेस्क्यू के एहलकार प्राइमरीली सिर्फ ग्राउंड के ऊपर इन केस ऑफ फॉल डाउन और वहाँ से चीज़ें क्लियर करने के लिए, क्योंकि हमारी रेस्क्यू एज सच इक्विप्ड नहीं है टू टेक केयर ऑफ दीज काइंड ऑफ डिज़ास्टर्स। और अनफॉर्चुनेटली फ़ौज के अलावा कुछ बहुत सारे अदारे भी डेवलप नहीं हो सके जो कि इस तरह की डिज़ास्टर को मैनेज कर सकें। तो एनडीएमए का आपको लगता है कि वो इक्विप्ड हैं इस तरह के ऑपरेशंस करने के लिए या नहीं? फ़िलहाल एनडीएमए फ़िलहाल मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो भी ज़्यादातर रिलाय आर्मी के और नेवी के और एयरफोर्स के रिसोर्सेज के ऊपर ही करते हैं, क्योंकि मैकेनिज़्म एज सच एग्जिस्ट करता ही नहीं है, डेवलप नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। मेरे साहब, इस पे बजटिंग का इशू है या उनकी एक्सपर्टीज़ का आपको लगता है कि प्रॉब्लम है? सर बजटिंग मेरा ख्याल है कि एलोकेशन ऑफ बजट, कंसर्न ऑफ द रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली मैटर करती हैं इसके अंदर। और सर ये स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है एसएसजी कमांडोज इसके लिए होते हैं कि जब इस तरह ज़ाहिर है कि किसी फौजी ऑपरेशन में भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये उसके लिए ट्रेंड होते हैं बाकायदा? उसके लिए जो कमांडोज हैं बुनियादी तौर पे उनको हेलीकॉप्टर से रिपेलिंग वगैरह करते हैं, लाइन रिपेलिंग करते हैं, हेलीकॉप्टर से वो पैराशूट के थ्रू जंप्स वगैरह लगाते हैं, तो वो 30 फुट 40 फुट 50 फुट से जंप लगाने के लिए ट्रेंड होते हैं। और हमारे जो लाइट इन्फेंट्री कमांडो बटालियंस हैं वो भी ट्रेंड होती हैं जो इनका, मगर किसी ये जो स्पेसिफिकली रेस्क्यू इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, उसके लिए रूटीन की ट्रेनिंग काम नहीं आती है। ये वन ऑफ अ काइंड ऑपरेशन है और ये इसको वन ऑफ अ काइंड ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि इस तरह का ऑपरेशन आई डोंट थिंक सो कि कहीं और किया गया है या किया जाएगा, और अगर किया गया है तो वो वाला हमारे पास वेदर कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि वेदर कंडीशन बहुत मैटर करती है हमारे जो
ये वाले नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर शाम के वक्त हवा वेंचरी की वजह से, जो कि दो पहाड़ों के दरमियान होती है, वो ज़्यादा चलना शुरू हो जाती है। और मेजर साहब, इसके अलावा एमिरेट्स में हम देखते हैं कि वहाँ पे जेट इस्तेमाल करती है पुलिस वहाँ की, और अब तो ड्रोन टेक्नोलॉजी से फायर एक्सटिंग्विशिंग का काम भी लिया जा रहा है। तो आपको लगता है कि नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए ये होना चाहिए कि हम अपग्रेड करें गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसको? आपकी बात दुरुस्त है, जेट सूट्स वगैरह इस्तेमाल हो सकते हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पाकिस्तान में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। इसकी तरफ फोकस अगर NDMA स्पेशली करे तो बहुत अच्छा होगा, वरना मोस्टली जो हमारे इदारे हैं उनकी रिलायंस जो है वो आर्मी एक्सपर्टीज़ की पर है। मेजर ट्राइड काशिफ भट्टी साहब, एविएशन एक्सपर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम दुआ गो हैं कि सभी लोग जो हैं बाहिफाजत अपने घरों को जाएं। पूरी कौम इस वक्त इन सब के लिए दुआ गो है। हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद मिलेंगे तो कुछ और मौज़ूआत पर बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। चेयरमैन तहरीके इंसाफ को तोशाखाना केस में 3 साल की सज़ा हो चुकी, वो जेल में सज़ा काट रहे हैं। इसी दौरान में उनके वकला ने अपील भी दायर की और उनका ख्याल था कि ये जल्द केस सुना जाएगा और उनको ज़मानत रिहाई मिल सकती है, ये सज़ा मुअत्तल हो सकती है। मगर इसमें पहले जो तारीख सामने आई थी तब जज साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, फिर आगे तारीख पहुँच गई। आज दोबारा समात इसकी हुई तो फिर कहा जा रहा था कि शायद आज ज़मानत पर रिहाई मिल जाए, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने कहा कि मुझे मुसद्दिका कॉपी कुछ ऑर्डर्स की नहीं मिली और मुझे 2 हफ्ते का वक्त चाहिए, लेकिन अदालत ने 2 दिन का वक्त दिया है, पर फिर अब इसकी समात होगी। मुज़म्मिल, अब जाहिर है कि जो वकला हैं तहरीक इंसाफ के, उनको तो ये लगता है कि जितनी जल्दी हो सके हो जाए। 3 साल की सज़ा है, आमतौर पर केसेस में इतना नहीं होता। इस पर एतजाज़ अहसन साहब भी बात कर चुके हैं, सलमान कुराजा साहब तो बाकायदा पैनल पर हैं, वो कहते हैं कि इतना मजबूत केस नहीं है, इसमें कम से कम जल्दी रिहाई ज़मानत पर तो फौरी मिल सकती है, लेकिन कुछ पता नहीं कि अभी केस कितना अरसा और चल जाए। देखिए, मसला सिर्फ ये है कि अगर इस केस में जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी हो भी जाएं तो इसके अलावा भी केसेस का एक अंबार है, क्योंकि एक और केस में 2 रोज़ पहले गिरफ्तारी डाली गई है, जो कि साइफ़र के हवाले से हम बात सुन रहे हैं सारी। शाह महमूद साहब भी, वो पहली अदालत जो फॉर्म हुई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अमेंडमेंट के बाद से, उसकी जद में आए हैं। और अब जिस तरह से बात की जा रही है कि दीगर केसेस जो हैं उसमें ज़मानत खारिज हो चुकी है उनकी। जी, और ये मसला यही है कि अगर इसमें कोई रिलीफ मिलता भी है तो मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल कोई इम्कान है कि वो मैदान में दिखाई देंगे या वापस आ जाएंगे या उनकी रिहाई हो जाएगी। तो वो शॉर्ट लिव्ड ही होगी, कम से कम तो 1-1.5 साल से पहले तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है रिटर्न पॉसिबल है चेयरमैन तहरीके इंसाफ का। उसकी वजह यह है कि केसेस मल्टीपल हैं और बहुत से केसेस में डिफेंस भी वीक है, और बहुत से केसेस में हमने ये पहले भी देखा है कि जिस तरह नैब के केस में पहले गिरफ्तारी हुई 1 रोज़ के लिए, उसके बाद में ब्लैंकेट बेल मिल गई। तो अगर दोबारा से वो ट्रीटमेंट उनको नहीं मिलता हायर कोर्ट से जो लास्ट टाइम मिला था, तो फिर तो उम्मीद और कम हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जो ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स हैं, इसके अलावा जो जेल के अंदर बात की जा रही है उस पर जो सरफराज बुगटी साहब से भी सवाल हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि मैं इंश्योर करूँगा कि वहाँ पर जो कैमरा लगाने की बात की जा रही है या फिर कहा जा रहा है कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ मुलाकात नहीं करने दी जा रही। और सबसे बड़ा इशू जो चेयरमैन तहरीके इंसाफ के जो लॉयर्स हैं वो जो प्लीड कर रहे हैं वो ये है कि अटक जेल में नहीं होना चाहिए उनको, इसके साथ साथ अडियाला में मुंतकिल करना चाहिए। इस्लामाबाद के कैदी हैं, इस्लामाबाद में जेल कोई नहीं है तो एटलीस्ट वहाँ पर होना चाहिए। तो उसके हवाले से जो कंसर्न है वो सॉल्व हो भी जाता है, लेकिन जो उनकी रिहाई है उसका तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इम्कान फ़िलहाल लगता है। अच्छा, कल सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन वो मसला ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि जी अभी वापस जज हुमायूं दिलावरी दोबारा इस केस को सुने कि ये काबिल समात है या भी नहीं, अब वो अपील है, लेकिन नीचे तो फैसला आ चुका है। तो कल भी सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज़्यादा शायद उम्मीद उस तरह से नहीं की जा सकती जिस तरह मिसाल के तौर पर परवेज़ इलाही साहब के केस में ये हुआ है कि उनको किसी भी खुफिया केस में कोई गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन अब उनको ये बड़ा रिलीफ मिला है परवेज़ इलाही साहब को कि उनको किसी भी ऐसे केस में, नए केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है, और लास्ट टाइम भी हमने ये सारी समात का आप भी हवाला दे रहे हैं, इसमें देखा है। तो उसमें जो मल्टीपल दरख्वास्तें, तकरीबन 7 से 8 दरख्वास्तें तहरीक इंसाफ के वकला ने दे रखी थी, जिसमें मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया जा रहा था, बेंच के ऊपर एतराज़ शामिल थे। इसके अलावा ये कहा जा रहा था कि इससे पहले कोई फ़ैसला सुनाया जाए आप इंटरवीन कर लें।
तो वो सब जो एफ़र्ट थी वो इसीलिए थी कि उन्होंने सेंस कर लिया था कि मसाइल में इजाफ़ा होने वाला है। और पाकिस्तान में ये जो सेंस होती है ना एक फ़ैसला आने से पहले की, अनफॉर्चुनेटली वही ठीक साबित हो रही होती है बाद में। तो बहुत से जगहों पे जो है ना वो लोग हैरान भी होते हैं, आलमी कम्युनिटी भी सोचती होगी कि पता नहीं कैसा इनके पास जादू है कि पाकिस्तानियों के पास के केस का फ़ैसला होने से पहले इनको आइडिया हो जाता है ट्रीटमेंट कैसा होगा इनके साथ। तो यहाँ पर भी हमने यही देखा है कि बहुत से संगीन नौयत के केसेस के अंदर भी जो अक्यूज़ड होता है वो बड़ा कंफर्टेबल दिखाई दे रहा होता है, और बहुत से ऐसे केसेस जिसमें हमें लगता ही नहीं है कि कोई कन्विक्ट हो सकता है, उसमें जो है वो वकला की तरफ से बड़ा स्ट्रेस का इजहार किया जा रहा होता है, डिस्ट्रेस में होते हैं वो। तो इस केस में जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी शुरू से, अगर आप अलकादर ट्रस्ट केस देख लें, तोशाखाना केस देख लें, तो ये वाला केस देख लें, तो ये वही केसेस हैं जिसमें कन्विक्शन का चांस हायर था, और अब भी वो इन द लाइन ही है। मैं नहीं समझता कि वो भी एलिमिनेट हुए हैं बाकी केसेस भी कम्प्लीटली, क्योंकि अभी नैब की जो कार्रवाई हैं वो अलग हैं और वो इसके बाद शुरू होने वाली है। और नैब के पास तो अब इख्तियार भी है, मेरे ख्याल 30 दिन वो वैसे ही उनको हिरासत में रखा जा सकता है, तो अगले केसेस उनके लिए तैयार हैं। लेकिन बहुत से अभी सामने भी नहीं है, कुछ का पता है कुछ का पता भी नहीं, किसी में भी गिरफ्तारी उनकी डाली जा सकती है। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी, अब कहा जा रहा है कि एक दफ़ा फिर वो मरियम नवाज साहिबा से कंसल्ट करेंगे। अब इतने अरसे में मुजम्मिल, मैं माज़र चाहता हूँ, मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि इतने अरसे से 4 साल से कंसल्टेशन ही चल रही है, और मरियम साहिबा से अब ऐसे जैसे पता नहीं वो कोई ख़ास कोई सरकारी ओहदा उनके पास या बेटी हैं, तो वो क्या ऐसा है कि वो उनसे कोई राब्ता भी तक नहीं कर सके, क्या हुआ है कि अब वो कंसल्ट करेंगे। तो अब बहुत से किरदार भी हमें सामने नज़र आ रहे हैं। तारिक फातमी साहब की दोबारा हम देख रहे हैं कि जनाब एक तरह से एक्टिविटी नज़र आती है। वो सब लोग जो एक दौर में ज़ेरे अताब थे, डॉन लीक्स और पता नहीं क्या क्या, अब वो सब दोबारा एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकली हम देख रहे हैं कि मरीम साहबा ने ये जो अभी ऑपरेशन चल रहा है उसके लिए ज़रूर दुआ की, लेकिन कोई उस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट उनकी नहीं आ रही, कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। यानी जिस तरह होता है ना कि उनको इलेक्शन की कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही कि अभी कोई इलेक्शन होने वाले हैं, और इसी वजह से शायद वो समझते हैं कि अभी मियाँ साहब को आने की ज़रूरत ही नहीं है। हो सकता है कि अगर उनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही तो मियाँ साहब को भी वो यही मशवरा दे रही हूँ कि आप भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी इस नौयत की ना ही करें। बहरहाल मुशावरत के अतबार से तो कुछ नहीं कह सकते। दुबई की मीटिंग में भी जो मुशावरत हुई, जो नाम फाइनल हुए, जो बाद में निकला वो बिल्कुल अपोजिट था। तो अब भी नहीं कह सकते कि मीडिया को क्या कंज्यूम करवाया जा रहा है, हो कुछ और रहा होगा। लेकिन तारिक फातमी साहब का जो रिटर्न है वो बड़ी एक स्टेटमेंट है। उसकी वजह यह है कि डॉन लीक्स के हवाले से इनको साइडलाइन किया गया था, और अगर वो वापस आए हैं और दोबारा से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं लंदन की पॉलिटिक्स में, तो इसका मतलब यही है कि वही टीम जो 2017 में साइडलाइन हुई थी, चाहे वो इसहाक डार साहब का भी रिटर्न आपने देखा पाकिस्तान में किस तरह हुआ कि वो अचानक से, पहले तो वो वांटेड थे यहाँ पे बहुत से केसेस के अंदर, लेकिन उसके बाद में वो वापस आते हैं और वजारत ख़जाना का कलमदान मिलता है उनको, निगरान वज़ीर आज़म बनाने तक बात पहुँच जाती है। वो फिर फ़ैसला होता नहीं, वो और बात है। तो इसी तरह जो डॉक्टर फैसल की मुलाकात के हवाले से कहा जा रहा है, जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं, वो भी आप देख लीजिए कि जो लंदन में पॉलिटिकल एक्टिविटी है वहीं पे नून लीग के मुस्तकबिल के फ़ैसले होते आए हैं और अब भी वहीं से होंगे। लेकिन मियाँ साहब के रिटर्न की जो तैयारी की जा रही है, सितंबर में कहा जा रहा है कि लेटर हाफ में सितंबर के वो वापस आएंगे, तो उसमें अब भी मैं समझता हूँ कि अब हम बरकरार है। जितना क्लियरली ये पोर्ट्रे कर रहे हैं उसको कि ज़ीरो रिस्क हो चुका है और हमें बेल भी मिल जाएगी, ये पहले ही इल्म है हमें। तो मेरे तो एनालिसिस के मुताबिक मुझे तो समझ नहीं आ रहा किस तरह कह रहे हैं ज़ीरो रिस्क। अच्छा, आखिरी इस बारे में एक बात ये कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने डॉक्टर आरिफ अलवी वाला जो मामला है सदर पाकिस्तान का, उस पर कोई जवाब नहीं दिया, बस कोई बात नहीं की। लेकिन शहबाज शरीफ साहब वाज़ेह कर रहे हैं कि जी ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं सदर साहब, और इस तरह इससे फिर शुक्र को शुबात पैदा होते हैं कहीं मियाँ नवाज शरीफ साहब दोबारा अपनी कोई लाइन ना ले लें आने के बाद, जो राना सनाउल्लाह साहब यकीन दहानी करवाने के नहीं, वो बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब की लाइन पर चलेंगे। कोई किताबी बातें नहीं होंगी, कुछ उस तरह का नहीं होगा, वोट को इज्जत दो, तो वो शायद ट्रस्ट डेफिसिट अभी तक है। नहीं, वो लेने दी नहीं जाएगी ना। सर्वाइव करना हर पार्टी का गोल होता है, उसके बाद में आइडियोलॉजी आती है। तो अगर सर्वाइवल एट स्टेक लग जाए तो उनकी बात भी नहीं सुनी जाएगी। वोट को इज्जत दो की तारीख में भी आप देख लें, बहुत से लोग जो हैं वो उससे इत्तफाक नहीं कर रहे थे, वो स्टेज पे नहीं आने दे रहे थे अपनी उन लोगों को जो कि उस किस्म के नारे लगाते थे। तो वो क्लियर स्टेटमेंट थी कि ये आपका मौक़िफ़ हो सकता है। अगर पार्टी ने ओवरऑल ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया तो हमने पॉलिटिक्स भी करनी है, हमने सिस्टम में सर्वाइव भी करना है। तो तरीक़ाकार अभी शहबाज शरीफ साहब वाला ही है, और वो यही है कि यस मैन बनना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जनाब, एक और ख़बर हमारे पास ये है कि पाकिस्तान में इदारे इतने कमज़ोर हैं कि लोगों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो जाता है और कुछ पता ही नहीं होता।
आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर बाहर की कंपनियाँ भी, यहाँ भी लोगों को लूटा जाता है, उनके साथ फ्रॉड किया जाता है। और अब 18 साल गुजर जाएं तो कुछ नहीं होता। अब ये केस है जनाब 2005 का, ये DHA में कायम पाकिस्तान का पहला 6 स्टार मनसूबा था जी। और इसमें 2009 तक इसको मुकम्मल करके लग्जरी अपार्टमेंट्स थे जो लोगों को देने थे। 300 फैमिलीज थीं जिनके अरबों रुपए इसमें इन्वेस्ट हुए। और अब 2009 के बाद आप देखिए कि अब कुल 18 साल इसको हो गए हैं, 18 बरस गुजर चुके हैं 2005 के बाद, कि इस मामले में लोग अभी दरबदर हैं। तो जो मुतासरीन हैं इसके, जिनके पैसे आज तक रिकवर नहीं हो सके, कंपनी भी सिंगापुर की वो भी भाग गई, कुछ नहीं हो सका, ना हुकूमत इस पर कुछ कर रही है। हमारे साथ हैं जी सैयद दानिश गाजी एडवोकेट, ये मुतासरीन के वकील हैं। सैयद दानिश साहब, ये बताएं कि इस वक्त किस स्टेज पर है केस? क्या कोई सिंगापुर की गवर्नमेंट से कोई बात की जा रही है? कहाँ है? कोई उम्मीद है कि ये लोगों की जो रकम है, बेचारों की सारी ज़िंदगी की कमाई, कोई भी शख्स है चाहे जो भी उसका लेवल, वो भी उसका लेवल, वो घर तो अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई से ही ले रहा होता है। जी जनाब, ऐसा है कि मैं ना सिर्फ वकील हूँ मुतासरीन का, मैं खुद मुतासरीन हूँ। मैंने भी, मेरे वालिद साहब ने ये यहाँ पर एक अपार्टमेंट बुक किया था 2007 के अंदर, और अब तक हो गए 18 साल, अब तक कुछ मिला नहीं है। देखिए, केसेस के हवाले से ये बात बता सकता हूँ कि मैंने खुद एक ज़ाती केस किया हुआ है डेवलपर के खिलाफ। ये माइंडहार्ट सिंगापुर कंपनी है, सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, और केस पे केस हो रहे जा रहे हैं उनके खिलाफ। के लॉटीज ने केस फाइल करे हुए हैं। कुछ बिजनेस ग्रुप्स थे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने भी केसेस फाइल किए हुए इस नोयत के कोई चेक बाउंस हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, कोई इस तरह की कोई चीज़। देखिए, केस पे केस आप करे जाएंगे यहाँ पर, जो मेन चीज़ जो है जिस पर कॉन्सेंट्रेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है वो ये है कि जो रेगुलेटर्स हैं, हमारे जो इदारे हैं, उनका असल में फर्ज बनता है कि ये नौबत ही नहीं आए कि यहाँ पर केसेस और लिटिगेशन स्टार्ट हो। अनलेस अनटिल ये इदारे स्ट्रॉन्ग नहीं होते और ये अपने रिट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो इसी तरह से मामला आप लोगों के सामने आते रहेंगे जिसमें प्रोजेक्ट्स प्रॉमिस करे जाएंगे और डिलीवर नहीं करे जाएंगे। इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी इसमें FIA 2-3 इंक्वायरीज कर रही है डेवलपर के ऊपर। कई नोयत के केसेस हैं, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग, कुछ बैंकिंग फ्रॉड्स के, ये तो सब चल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर। इस पे पहले भी नैब ने एक ज़माने के अंदर इसके ऊपर एक इंक्वायरी स्टार्ट करी थी, बट वो नतीजा इसका ये हुआ था कि एक कॉम्प्रोमाइज़ बन गया था जिसमें DHA जो रेगुलेटर है, कुछ अलॉटीज और जो माइंडहार्ट कंपनी है, उन्होंने एक मुकमका किया था कि 2022 के अंदर ये लोग प्रोजेक्ट को डिलीवर करना शुरू कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसा है कि अब हम 2023 में खड़े हुए हैं, 18-19 साल हो चुके हैं, एक भी फ्लैट डिलीवर नहीं हुआ किसी भी एक अलॉटी को। तो दानिश साहब, ये बन रहे हैं वहाँ पर फ्लैट्स, प्रोजेक्ट चल रहा है? देखिए, ये बहुत एक मूड पॉइंट है। देखिए, होता ये है कि जब प्रोजेक्ट डिले होता है तो जाहिर बात है कुछ न कुछ काम तो छोटा मोटा करते जाते हैं। मेरे अंदाजे से 2017 से लेकर 2019 में, हालांकि प्रोजेक्ट 2005 में स्टार्ट हुआ था, 2017-2019 के दौरान कुछ कंस्ट्रक्शन हुई थी इसके ऊपर। अभी जो है कंस्ट्रक्शन का, जहाँ तक मुझे इल्म है कि कोई खास कंस्ट्रक्शन हो नहीं रही, प्रोजेक्ट के पास में फंड्स नहीं है, और बताया ये जा रहा है कि आप और मजीद पैसे दें हमको, अबव एंड बियॉन्ड जो पैसे ऑलरेडी दे चुके हैं, जो ऑलरेडी एग्री कर चुके हैं, और फिर हम कंस्ट्रक्शन मुकम्मल कर देंगे। ये स्टोरी हमको दी जा रही है एज अलॉटमेंट्स। तो अब आप लोग क्या समझते हैं कि क्या जो पैसे आपके हैं वो रिकवर करने की तरफ जाने का आपका ख्याल है, या ज़ाहिर है कि वो जितनी रकम उस वक्त दी थी अब तो उसकी वो वैल्यू नहीं रही, अब तो उस वक्त की आज की रकम में तो वो चीज़ें आएंगी नहीं, वो तो बहुत कम लगेगी। तो क्या आप समझते हैं कि क्या इसका हल क्या हो सकता है, या आपको जल्द से जल्द ये कुछ और पैसे देकर डिलीवरी होनी चाहिए, या आपकी रकम ओरिजिनल वापस होनी चाहिए? देखिए जनाब, मेरा तो अपना एक व्यू है इसके अंदर, वो ये है कि प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा मुझे। बहुत सारे वजूहत हैं इसके अंदर। प्रोजेक्ट जो है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुका है, ठीक है ना, बहुत सारे पार्टीज इन्वॉल्व हो गए, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर, इसकी वजह से प्रोजेक्ट अभी कामयाब नहीं हुई। ये मेरा अपनी ज़ाती राय। बट जो इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो समझने वाली चीज़ है, ये है कि देखिए इसमें जो फॉरेन डेवलपर है, जो फॉरेन कंपनी जो यहाँ पर काम करने आई थी, इन्होंने कोई गारंटी नहीं दी, कोई इसमें
कोई वारंटी नहीं है कि वो प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे। इसके मतलब ये है कि कल अगर ये प्रोजेक्ट अबैंडन हो जाता है तो जो अलॉटीज हैं वो कहीं नहीं जा सकते अपने पैसे रिकवर करने के लिए। इनके पास में पाकिस्तान में कोई एसेट्स तो है नहीं जिसके अगेंस्ट हम कोई क्लेम करें। कल अगर प्रोजेक्ट बनता नहीं है, जमीन डीचे वापस ले लीजिए, तो इसके मतलब ये है मुझे पैसे वापस लेने होंगे, मुझे सिंगापुर के दरवाजे, कोर्ट के दरवाजे के पहुंचना पड़ेगा अपने कोई रिलीफ लेने के लिए, जो देखिए आम शहरी की नामुमकिन बात है। मिलियंस डॉलर्स तो मैं नहीं खर्च कर सकता अपने पैसे रिकवर करने के लिए। ठीक, ताहिर साहब ये बताइएगा कि जो मुतासरीन हैं उनकी तरफ से चेयरमैन PAC को भी लेटर लिखा गया, तो इंटरवीन किया उन्होंने, कोई रिस्पॉन्ड किया इस बात पे? जी, अल्लाह का शुक्र है। मैंने खुद एक PAC में कंप्लेंट दी थी, वो उसकी कॉग्निसेंस नूर आलम साहब ने ले ली थी। जो आखिरी दिन था इजलास का, जो 8 अगस्त का तारीख थी, इस पे नूर आलम साहब ने कुछ डायरेक्शन दी थी FIA को और FBR को और NAB को। डायरेक्शन इस नोयत की थी कि आप इन्वेस्टिगेशन अपने नतीजे पे लेके आए, जो अभी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस हो रही है वो नतीजे पे लेके आए, और अगर ये जाहिर होता है कि यहाँ पर कोई इरेगुलरिटी हुई है तो इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। और NAB को भी बोला है कि भाई आप देखिए आपकी रीमेट में ये बात आ सकती है, नहीं आ सकती, और FBR को भी बोला है कि आप इस पर इन्वेस्टिगेशन करें। तो ये PAC ने हमको एक फेवर बहुत बड़ा किया है कि अब इसकी वजह से वो ये रहा है कि जो इदारे हैं, जो FIA, FBR इस मामले को सीरियस ले रहे हैं। अब कितने दिन सीरियस लेगा, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, बट ये है कि हम उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कोई इस पर कॉग्निसेंस लेगा और कोई हमको जस्टिस दिलाएगा। अच्छा, आप जस्टिस के मुतलाशी हैं, आपकी नज़र में क्या हो तो आप समझते हैं कि आपकी दादरसी हो गई है? अब जब आप समझते हैं FIA कुछ ना कुछ कर रहा है तो देखिए, अगर ये साबित हो जाता है कि कोई इसके अंदर इस तरह की इरेगुलरिटी है और कोर्ट इस नतीजे पर पहुंच जाता है या इन्वेस्टिगेशन इस नतीजे पर पहुंच जाता है, तो जाहिर बात है ये है कि क्योंकि हम अलॉटीज़ हैं, हम अफेक्टीज़ हैं, तो अगर जस्टिस मिल जाता है और उन शख्स जो इन्वॉल्व है उनको वो अकाउंटेबल हो जाते हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ हो नहीं सकती। एटलीस्ट ये होगा कि आगे के लिए लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान में आके इस तरह से आप बिहेवियर कर नहीं सकते। सेकंड बात ये है कि जो हम सबसे ज़्यादा उम्मीद रख रहे हैं कि DHA जिसकी कीमती अरबों रुपए की ज़मीन है, वो अपने कम से कम इसके अंदर कोई एक्शन ले डेवलपर के खिलाफ, और ये कुछ इस तरह से करे कि ये प्रोजेक्ट को या टेक ओवर कर लें या किसी और को दे दे, तो ये कम से कम प्रोजेक्ट बन के हमको डिलीवर कर दिया जाए। क्योंकि मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि ये प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो सकता। दानिश साहब, ये जो कहा जा रहा है कि आपने जिस तरह कहा कि इंटरनेशनल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी वो इन्वॉल्व है और उससे हम कुछ नहीं कह सकते, तो ये पॉसिबल है कि जो ICC है, क्रिमिनल कोर्ट, उसकी जुरिस्डिक्शन होती है इस तरह के मामलात में, अगर आप मामला उधर ले जाएं? नहीं सर, बात यह है कि ICC की जुरिस्डिक्शन बन नहीं सकती। आप बना सकते हैं अगर पार्टीज वॉलंटरीली इसमें चाहे कि वो जाए यहाँ पर अपने डिस्प्यूट को एडजुडिकेट कराएं। मैं तो इनवाइट करूंगा कि जो डेवलपर है वो किसी इस तरह के न्यूट्रल फोरम पे आके हमसे कोई केस वेस चलाए, बट मुझे मुमकिन नहीं लग रहा कि वो कभी इस बात वो तो नहीं आएंगे ना, नुकसान आपका हुआ है, आपको जाना पड़ेगा। तो ICC की जुरिस्डिक्शन बनती नहीं, इसके अंदर सिंगापुर जाना बहुत ही बड़ा एक एंडेवर है। पाकिस्तानी कोर्ट्स में हम केसेस लड़ रहे हैं, बट आपको पता है मैं भी वकील हूँ पेशे से, कि इसमें टाइम लगेगा, और अल्टीमेटली अगर यहाँ पर उस कंपनी का कोई एसेट नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सैयद दानिश गाजी एडवोकेट साहब। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले पर आप कह रहे हैं कि इदारे कुछ हरकत में आए हैं और आइंदा भी ऐसे मामलात में ये मेक श्योर किया जाए कि इस तरह से ना हो कि कोई भी कंपनी आती है और लोगों से पैसे बटोरे और उसके बाद जनाब उनकी सारी ज़िंदगी कमाई ले ले और उसके बाद कोई प्रोजेक्ट भी डिलीवर ना करे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज।
बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 75 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।